हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जो कि होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सेल वाला चैप्टर और सेल वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा था सेल क्या होता है, फिर हमने देखा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था डिटेल स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो जब डिटेल स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल हम कर रहे थे, हमने उसके वेरियस सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना शुरू किया। हमने पढ़ा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें हमने 4 सेल ऑर्गेनल्स पढ़े। क्या क्या थे वो 4 सेल ऑर्गेनल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब आज बारी है पढ़ने की एक नया सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल। मतलब दूसरे भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं। These are clearly visible only when stained। तो ये जो होता है इनका साइज जो होता है वो छोटा होता है, तो इसीलिए आपको ये हमेशा स्टेनिंग की प्रोसेस के बाद जो आप स्टेनिंग करते हो ना, डाई ऐड करते हो, कोई भी कलरफुल डाई आप ऐड करते हो ताकि कोई भी ऑर्गेनल क्लियरली विजिबल हो जाए, तो ओनली आफ्टर स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो विजिबल होता है। Their number, shape and size per cell are variable depending on the physiological activity। और आप ये भी नहीं बोल सकते, हो सकता है आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हो, ज़्यादा इन द सेंस आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो या फिर मेंटली या जो भी है आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हो, और मैं कम करती हूँ, मैं नहीं करती, मैं ऐसे सुस्त पड़ी रहती हूँ, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया मेरे माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा होंगे। तो नंबर एंड शेप साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डू वेरी ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बॉडी जो है वो कितना काम कर रही है उसके बेसिस पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एक किसी भी सेल में डिसाइड होता है। क्लियर? ओके, चलिए अब जब ये क्लियर हो गया है तो और कुछ बातें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इट इज सॉसेज शेप्ड। अब सॉसेज आप सभी ने खाया है, अगर इसको सॉसेज नहीं समझ में आता तो सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का क्या शेप होता है, बचपन में हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसा पढ़ते हैं ना सिलेंडर, तो वैसा सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा सा एक सेल ऑर्गेनल है, बड़ा नहीं छोटा सा एक सेल ऑर्गेनल है जो कि हमारी सेल साइटोप्लाज्म में लाई करता है। और किस शेप का होता है ये होता है सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप आपको समझ में आ गया। और अगर हम डायमीटर का डिस्कशन करें तो इट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ कितनी होती है 1 to 41 माइक्रोमीटर। 1 to 41 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ हो सकती है। तो आपको उसके डायमेंशंस एंड शेप क्लियर हो गए किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। Mitochondrion is a double membrane bound structure with outer membrane and an inner membrane. It divides lumen into two aqueous compartment, that is outer compartment and the inner compartment matrix। अब अगेन अगर डेफिनेशन की कोई हमसे बात कर ले, कोई सर पे डंडा मार मार के माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन पूछने लगे, तो कैसे डिफाइन करना है, कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है कि वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात, विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। तो अब जब दो मेम्ब्रेन है, कितनी मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, अब हम उसके अगर स्ट्रक्चरल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बाहर से हमने अंदर गए तो हमें मिलती हैं 2 मेम्ब्रेन। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन हो गई उसे क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ होगी इट इज इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ने क्या कर दिया, जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है वो बन गया आउटर कंपार्टमेंट, और जो इस मेम्ब्रेन के अंदर वाला कंपार्टमेंट हो गया वो हो गया इनर कंपार्टमेंट। और जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसको ही बोलने लगते हैं हम मैट्रिक्स। क्या बोलने लगते हैं उसे, मैट्रिक्स। कैसे, एक बार हम अपना डायग्राम बना के अगर समझने की कोशिश करें तो देखो ये हो गई उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ करी, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन जो थोड़ी स्टाइलिश है। इनर मेम्ब्रेन कैसी है, स्टाइलिश है। इनर मेम्ब्रेन हो गई स्टाइलिश। तो अब ये वाला जो पार्ट हो गया इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, ये हो गया इनर कंपार्टमेंट, और इसको बोला जाता है, इसमें होता है मैट्रिक्स।
और जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये कहलाता है आउटर कंपार्टमेंट। तो आपको कंपार्टमेंट्स क्लियर हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के, कौन सा होता है, कितना होता है, कितनी मेम्ब्रेन होती है। तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है और जो ये जो हो गया डबल मेम्ब्रेन होने के कारण जो पूरा फ्लूइड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। और इनर कंपार्टमेंट को ही क्या बोलते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स। तो याद रखिए इनर कंपार्टमेंट को बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। Inner membrane forms a number of infoldings cristae towards the matrix. They increase the surface area. अब अगेन डायग्राम से फिर से समझ में आएगी कहानी। यहाँ देखो ये जो रेड कलर से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है, रेड रेड, ये कौन सी मेम्ब्रेन है जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखा रही हूँ मैं, कंटिन्यूस मेम्ब्रेन एकदम। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। विच मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये देखिए आप, दो मेम्ब्रेन है ना, तो आउटर मेम्ब्रेन तो एकदम कंटिन्यूअस है, ठीक है, पूरी प्यारी सी बड़ी सी। लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये इतनी स्टाइलिश है ना, ये बिल्कुल इसमें ऐसे फोल्ड्स हैं। अगर आप इनर मेम्ब्रेन को देख पा रहे हो तो कितने सारे फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन में, दिख रहा है आपको। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के, दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टी। दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टी। क्या बोला जाता है इन फोल्ड्स को, क्रिस्टी। और क्रिस्टी को सिस्टर्नी के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं गोल्जी अपैरेटस में, और जो क्रिस्टी होती है वो किसमें प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के, फोल्ड्स, क्रिस्टी क्या होते हैं, कुछ नहीं, सिंपल द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन एकदम स्टाइलिश हो गई है वही कहलाने लगते हैं, उसके फोल्ड्स कहलाने लगते हैं क्रिस्टी। क्या कहलाने लगते हैं, क्रिस्टी। और अगेन वही बात, फोल्ड कभी भी कोई चीज कब होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये फोल्डेड लाइन, दोनों सेम लेंथ की अभी लगभग मैंने बना दी है। अब अगर मैं इनकी लेंथ मेजर करूं, किसकी लेंथ ज्यादा निकलेगी, इसकी लेंथ ज्यादा निकलेगी, और लेंथ ज्यादा निकलेगी तो एरिया ज्यादा निकलेगा। तो कभी भी कहीं पे भी अगर फोल्ड हो रही है कोई भी चीज, बायोलॉजी में कहीं भी अगर चीजें ऐसे फोल्ड में आ गई हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, चाहे स्टमक में हो, चाहे फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो, कभी भी फोल्ड्स होते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये फोल्ड्स होते हैं। क्लियर, आई बात समझ में, पक्का पक्का, ओके, वेरी गुड। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन के कारण, वो मेम्ब्रेन के कारण दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, आउटर एंड द इनर। इनर कंपार्टमेंट के अंदर होता है मैट्रिक्स, और जो साथ ही साथ जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या रहते हैं, फोल्ड रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी, है ना, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये क्रिस्टी क्या कर रहे हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज कर दे रहे हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। The two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो पूरा फंक्शन है वो मेम्ब्रेन्स ही कर रही हैं, और कुछ उसमें खास नहीं है, अंदर की बहुत कुछ ऐसा कुछ है, मेम्ब्रेन्स ही मेन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अपने स्पेसिफिक एंजाइम और अपना काम है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स और अपना खुद का काम है। दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं और दोनों खुश रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहाँ था, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट था, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स possess a circular DNA, a few RNA molecules, ribosomes which is 70S type, and components for protein synthesis. तो very important questions कि क्या क्या चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1, उसमें अपना DNA होता है। क्वेश्चन आएगा, which cell organelle has its own DNA? जो आपका DNA है, जो आपकी बॉडी का DNA है, वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, और वही पूरी बॉडी को चला रहा है। लेकिन जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है। कैसा डीएनए है, खुद का डीएनए। तो आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनल विच हैज इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। साथ ही साथ में डीएनए के साथ उसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, साथ में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। लेकिन
राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इट इज ऑफ 70s टाइप। भले ही ये सेल यूकैरियोटिक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा है कि जो राइबोसोम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ तो 70s लिखा हुआ है, बड़ी दिक्कत, बड़ी कंफ्यूजन। अब क्या करें, तो ये करें कि ध्यान दें, जो यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है। और जो इसका अपना खुद का राइबोसोम जो है, इनके अपने खुद के राइबोसोम, वो है 70s टाइप। और ये किसके राइबोसोम है, ये जो है 80s वाले, ये हमारे सेल के राइबोसोम है। तो ये है यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम है, इट इज ऑफ 70s टाइप। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, या पूरी सेल ही है, यूकैरियोटिक सेल ही है, इट अराइज फ्रॉम, किससे ओरिजिनेट हुई है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से। तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी है, फिर बाद में यूकैरियोटिक सेल बनी है। तो इसीलिए सेल ऑर्गेनल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। एंड कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो जब उसमें राइबोसोम है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि उसमें और भी कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे जो साथ में मिलकर काम करेंगे और प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन, और एक फिजन डिवीजन होता है सिंपली, जिसमें क्या होता है कि एक ये चीज़ है, डिवाइड होती है और साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करती है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भी फिजन से डिवाइड होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, देखो जल्दी से क्या है, उसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है, उसमें क्या है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पास अपने आरएनए हैं, उसके पास अपने राइबोसोम्स हैं 70s टाइप के, और उसके पास प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए भी और कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। और डिवीजन कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, तो इट्स डिवाइड बाय फिजन। हम माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सब कुछ तो देख लिया, काम नहीं देखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। फंक्शंस का अगर हम डिस्कशन करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां पर हम चीजों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ों का ब्रेक डाउन होगा, और जब चीज़ों का ब्रेक डाउन होगा तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इतना इंपॉर्टेंट शुरू हुआ था ना, तो मैंने बोला अरे बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी। आप बहुत कुछ खा रहे हो, आप बोलोगे अरे मैं तो एग खाता हूँ, मैं तो चिकन खाता हूँ, मेरे को तो बहुत एनर्जी मिल गई। कोई बोलेगा अरे मैं तो एग चिकन नहीं खाता, मैं तो पास्ता और नूडल्स ही खाता रहता हूँ या पिज़्ज़ा खाता रहता हूँ। तो हमारी बॉडी को थोड़ी पता कि आज मुझे पिज़्ज़ा को यूज़ करना है एज अ एनर्जी, आपकी बॉडी को नहीं पता कि आज मुझे नूडल्स को यूज़ करना है एज अ एनर्जी। आपकी बॉडी तो सिंपल चिकन को भी यूज़ नहीं करना चाहती है एज ए एनर्जी। हमारी बॉडी को जो यूज़ करना आता है एनर्जी के लिए वो होते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। क्या होते हैं वो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी सिर्फ इस चीज़ को पहचानती है, यही सिर्फ एनर्जी है बॉडी के लिए। बाकी तुम कितनी भी एनर्जी खाते रहो, कितना भी प्रोटीन पीते रहो, वो सब बॉडी के लिए एनर्जी नहीं है। अब ऐसा क्यों, आप जो भी कुछ खाते हो बॉडी अल्टीमेटली उसे किस में कन्वर्ट करती है, एटीपी में। आप जितना भी कुछ खा रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो, बॉडी उसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, एटीपी में। अगर वो चीज़ एटीपी में कन्वर्ट हो पाई तभी वो यूज़ होगी एज एनर्जी, और अगर वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाई तो वो चीज़ कभी भी यूज़ नहीं होगी एज एनर्जी। कंसेप्ट समझ में आया। तो ये जो एनर्जी, जो करेंसी बनाने का काम है, अब देश में क्या रुपए चलता है ना, रुपीस चलता है ना हमारे इंडिया में, तो रुपीस कौन बना रहा है, आरबीआई बना रही है। तो बस हमारी बॉडी में चलती है भाई एनर्जी के नाम पे एटीपी, और उसको बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी बॉडी की आरबीआई कौन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो इसीलिए एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज यहाँ से पावर का सिंथेसिस हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ों को तोड़कर, आपने सपोज कुछ भी खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, क्या खाया आपने, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी खाई, चावल खाए, कुछ भी खाए, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, इन कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे और हम इनसे बनाएंगे एटीपी। यही प्रोसेस कहलाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, यही प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स और इन्वॉल्व होंगे, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये मेन जो प्रोसेस है एटीपी बनने वाली, वो प्रोसेस कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और इसीलिए उसे बोला जाता है पावर हाउस, क्योंकि वो एटीपी पावर का प्रोडक्शन कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए उसे बोल दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आई बात, क्या बोल दिया जाता है उसे, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, कोई भी डाउट, जल्दी सोचो, कोई भी डाउट, कुछ भी समझ में आया। अब आप ये मन में सवाल आ रहा होगा, मैम कैसे एटीपी कैसे बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको कौन से चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे प्लांट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ओके, जो 4th यूनिट है ना प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें एक चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट। जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे तब आपको ये सारी बात बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत 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 आसान बातें हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।